हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। हाल ही में जापान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अपडेट किया है और जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अपनी सेना को ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के तहत तैयार कर रहा है। जापान ने अपनी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए $320 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान तैयार किया है और इसके तहत बड़े पैमाने पर मिसाइलों, फाइटर जेट, वॉरशिप्स और मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को परचेज किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब जापानीज सरकार ने जापान की सेना के लिए इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने का प्लान तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कि जापान ने किन किन देशों को खतरा बताते हुए इस पैकेज का ऐलान किया है और अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में जापान ने किन किन देशों को सहयोगी बताया है और उसमें भारत का स्थान क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जापान को भी यह लगने लगा है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना मूर्खतापूर्ण कदम है। जापान को वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा चीन से है, क्योंकि जापान को लगता है कि चीन ताइवान पर हमले का प्रयास जरूर करेगा और ताइवान पर कब्जा करने के बाद चीन की नजर जापान की धरती पर होगी। सेंकाकू आइलैंड को लेकर चीन का जापान के साथ विवाद भी चल रहा है और जापान को भी इस बात का अंदाजा है कि वह न चाहते हुए भी चीन के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि चीन जब ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में जरूर आएगा, जैसे वह यूक्रेन की मदद कर रहा है। और ऐसा भी संभव है कि अमेरिका ताइवान की खाड़ी के आसपास अपने विध्वंसक पोत को तैनात कर दे, जिससे अमेरिका और चीन का टकराव लाजमी है। और जब अमेरिका चीन से युद्ध में इन्वॉल्व होगा तो अमेरिका जापान में मौजूद अपने एयरबेसेज का इस्तेमाल करेगा और उससे फाइटर जेट ऑपरेट किए जाएंगे, क्योंकि जापान ने अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है। और जब अमेरिका जापान में मौजूद एयरबेस से फाइटर जेट को ऑपरेट करेगा तो चीन उस एयरबेस पर भी हमला करेगा। इससे जापान न चाहते हुए भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए जापान ने चीन को ध्यान में रखते हुए अपनी सेना को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। इससे पहले 2013 में जापान ने अपना नेशनल सिक्योरिटी प्लान जारी किया था, जिसमें शिंजो आबे की सरकार ने चीन को प्रमुख चुनौती के रूप में पेश करने से कतरा रही थी। लेकिन जापान ने अब न सिर्फ चीन को प्रमुख चैलेंजर बता दिया है, जबकि चीन से मुकाबले की तैयारी में भी है। जापान ने अपनी सेना पर जितनी राशि खर्च करने का ऐलान किया है, उससे जापान अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट वाला देश बन जाएगा। जापान ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी की है उसमें मित्र देशों का भी जिक्र है और इसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया के बाद रखा गया है। इसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दक्षिण कोरिया का नंबर है। पहले साउथ कोरिया जापान की मित्र देशों की लिस्ट में टॉप पर था, लेकिन अब वह नीचे आ गया है। जापान ने भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि दोनों को चीन से ही सबसे बड़ा खतरा है। चीन की आर्मी भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करती रहती है और चीनी नौसेना जापान के आइलैंड्स को कब्जाने की फिराक में है। जापान सैन्य रूप से भारत की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हिमालयन रीजन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में जापान बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जापान और भारत के बीच मतभेद भी सामने आए हैं और रूस के खिलाफ यूएन में निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर जापान ने भी भारत को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जापान ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए यूएन स्टॉक ले जाने वाले जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के परिवहन विमान को भारत में उतरने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन भारत सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इससे भी जापान को काफी निराशा हुई। जापान ने भारत को US-2 एम्फीबियस प्लेन सेल करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी जापान को निराशा हाथ लगी। लेकिन इसके बाद भी जापान की फुमो किशिदा सरकार ने मित्र देशों की सूची में भारत को दूसरा स्थान दिया है। जापान ने ऑस्ट्रेलिया को मित्र देशों की सूची में पहले नंबर पर रखा है। ऑस्ट्रेलिया को भी सबसे बड़ा खतरा चीन से ही है और ऑस्ट्रेलिया भी अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए काफी तत्पर है। ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री बिल्डअप के मामले में जापान से काफी आगे है और उसने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑकस डील फाइनल की है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने लंबी दूरी की मिसाइलों को भी परचेज करने की इच्छा जताई है। जापान और ऑस्ट्रेलियन नेवी के मजबूत होने से इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को कंट्रोल किया जा सकेगा और इससे भारत को भी फायदा होगा। वर्तमान में इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को टक्कर देने की क्षमता रखता है, लेकिन चीन के पास बड़ी संख्या में वॉरशिप्स और सबमरीन मौजूद हैं। इसलिए चीन भारत पर हावी रहता है और चीनी सबमरीन और वॉरशिप्स इंडियन ओशन में चुपके से आते जाते रहते हैं। चीन की इकोनॉमी काफी बड़ी है, इसलिए उसका सैन्य बजट भी काफी ज्यादा है और किसी एक देश के लिए यह संभव नहीं है कि नंबर के आधार पर चीनी सेना का मुकाबला कर सके। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ आने से चीन को इंडो पैसिफिक में कंट्रोल किया जा सकता है और अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर क्वाड का निर्माण किया है और इसका मुख्य फोकस चीन ही है।
तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।